स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान यानी दोस्तों केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रश्नों को। और दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है आवर्त सारणी। और दोस्तों हर एक टॉपिक से हम लगभग दोस्तों 40 से 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों जो भी लैब असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आवर्त सारणी से बनते हैं उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों लगभग हर टॉपिक से हम 40 से 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आपकी परीक्षा तक और आपके होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम तक यानी लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे जो कि दोस्तों होंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। यानी दोस्तों आवर्त सारणी से संबंधित दोस्तों पहला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। अब दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है दोस्तों मेंडलीफ के आवर्त नियम से। मेंडलीफ के आवर्त नियम से तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार दोस्तों तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया, यानी बढ़ते हुए क्रम में उनको सजाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, यानी तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है आधुनिक आवर्त सारणी का? तो यह है दोस्तों परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। तो द ऑप्शन इसका दोस्तों आपके सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, यहाँ पे दोस्तों आवर्त है, आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? अब दोस्तों आवर्त की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक आवर्त एक नई क्वांटम संख्या जिसको दोस्तों डिनोट किया जाता है एन से के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को भरने दोस्तों जब शुरू करते हैं और जब बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाता है तब आवर्त भी दोस्तों समाप्त हो जाता है। और जब दोस्तों किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश के मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश में जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उनके बराबर होती है, यानी आवर्त संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। तो स ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व है। अब उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाले तत्व की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लब्धि वह होती है यानी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन लब्धि। अब दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दोस्तों दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि बढ़ती है। और दोस्तों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि घटती है। तो इन तत्वों में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि उच्चतम होगी? तो ये होगी दोस्तों आपके फ्लोरीन की, यानी ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है। तो किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपके प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। और ये किसके अनुसार होगा? तो ये होगा दोस्तों आपके डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार। डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार होगा। अब दोस्तों डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है? तो इसके अनुसार दोस्तों अक्रियाशील गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया गया कुल दाब विशिष्ट गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन एंड Pn। तो ये होता है दोस्तों
आपके डाल्टन का आंशिक दाब नियम। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ, यानी किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या होगा, तो पी टोटल होगा दोस्तों P1 प्लस P2, यानी कि प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर। तो अ ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। चलते हैं हम अगले पांचवें प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से डोबेराइनर त्रिक नहीं है। तो दोस्तों डोबेराइनर अगर त्रिक नियम की बात करें तो डोबेराइनर त्रिक नियम क्या होता है, तो दोस्तों इसके अनुसार डोबेराइनर वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों को जब परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाएगा तो बीच वाले तत्व का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान पास वाले दो परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के दोस्तों बराबर होता है। यह होता है आपके डोबेराइनर का त्रिक नियम। यानी दोस्तों उदाहरण के अनुसार अगर समझे तो दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में लिथियम और दोस्तों पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत किसके बराबर होगा, बराबर कहे तो दोस्तों नियरली इक्वल्स टू, यानी आसपास जो भी मान बनता है तो उसके बराबर होना चाहिए। अब उदाहरण के अनुसार दोस्तों लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और दोस्तों पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकालेंगे तो दोस्तों वह आएगा आपके सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर। तो इन सभी में से दोस्तों कौन सा डोबेराइनर त्रिक नहीं है, तो दोस्तों अगर बात करें पहले उदाहरण की तो दोस्तों लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है दोस्तों 6.941। और दोस्तों पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या होता है दोस्तों 39.0983 अपॉन 2। औसत निकालना है हमें, तो दोस्तों इसका औसत निकालने पर आएगा 23.01965, जो कि दोस्तों सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है दोस्तों 22.9897। यह है दोस्तों नियरली इक्वल्स टू, यानी ये लगभग मान बराबर है। तो दोस्तों लिथियम है और जो पहला समूह दे रखा है दोस्तों, तो ये तो आपके डोबेराइनर त्रिक है। बाकी दोस्तों आपको मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ब्रोमीन और मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, जो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है इसका आपको निकालना है। प्रैक्टिस के लिए इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपको उदाहरण के रूप में एक बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोस्तों इसका भी आपको ही निकालना है। तो इसका सही उत्तर बता दूं कि डोबेराइनर का त्रिक किस में लागू नहीं होगा, तो ये लागू नहीं होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ब में। बाकी तीनों ऑप्शन में ये नियम लागू होगा। और किस में लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में। तो वो ऑप्शन दोस्तों आपके इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों इसको आपके प्रैक्टिस के रूप में ही समझे। एक मैंने बता दिया है पहला सॉल्व करके और इसका उत्तर बता दिया है कि इसमें तो लागू नहीं होगा, बाकी दोस्तों सब में लागू होगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए आपको इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि जो आसपास के जो दो तत्व हैं उनके दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकालेंगे। तो दोस्तों जो बीच वाला तत्व होगा वह उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो डोबेराइनर त्रिक है, अगर बराबर नहीं आता है, लगभग बराबर का मतलब दोस्तों नियरली इक्वल्स टू, यानी जो लगभग बराबर आना चाहिए। अगर आता है दोस्तों लगभग बराबर तो त्रिक है, डोबेराइनर त्रिक है, और नहीं आता है तो नहीं है। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, इसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब, यानी ऑप्शन ब में यह त्रिक नियम लागू नहीं होता। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला छठा प्रश्न है दोस्तों, तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है। अब दोस्तों आवर्त सारणी में दोस्तों अगर आयनन एंथैल्पी की बात करें तो दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर यह घटती है। अब दोस्तों इनके क्रम को रखें इसके अनुसार, तो बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी होगी दोस्तों सबसे उच्चतम, इसके पश्चात होगी दोस्तों आपके बोरॉन की, इसके पश्चात होगी लिथियम की और इसके पश्चात होगी दोस्तों आपके सोडियम की। तो इसका सही क्रम कौन सा, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, इसका सही उत्तर होगा।
ये है आपके आयनन एंथैल्पी का सही क्रम, यानी उच्चतम आयनन एंथैल्पी आपके बेरिलियम की, फिर उसके पश्चात है बोरोन की, फिर लिथियम की, फिर है दोस्तों आपके सोडियम की। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थान किसके लिए थे? अब दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है, तो मेंडलीव ने दोस्तों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जब दोस्तों कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो उनके द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई कि उन्होंने कुछ खाली जगहें छोड़ दी कि इनके स्थान पर जब तत्वों की खोज हो जाएगी तो वह इसका स्थान ले लेंगे। तो दोस्तों उन्होंने खाली जगह के स्थान पर दोस्तों एक का नाम प्रयुक्त किया, यानी जो अनडिस्कवर्ड है, जो नहीं खोजे गए। तो दोस्तों इन्होंने एका एल्युमिनियम और इसका स्थान लिया दोस्तों आपके गैलियम ने। इसका स्थान किसने लिया? इसका स्थान लिया दोस्तों गैलियम ने। और दोस्तों एक खाली स्थान पर रखा एका सिलिकॉन। तो दोस्तों एका सिलिकॉन का स्थान लिया दोस्तों जर्मेनियम ने। एका सिलिकॉन का स्थान किसने लिया? जर्मेनियम ने। तो हमें इन ऑप्शनों में से कौन सा है? गैलियम और दोस्तों जर्मेनियम। तो ब ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, यानी एका एल्युमिनियम का स्थान लिया आपके गैलियम ने और दोस्तों एका सिलिकॉन का स्थान लिया जर्मेनियम से। यहाँ एका का अर्थ है दोस्तों अनडिस्कवर्ड, यानी जिसको खोजा नहीं गया है। और दोस्तों कुछ स्थान छोड़े तत्वों के, और अगर कुछ तत्वों की बात करें तो दोस्तों एक स्थान छोड़ा एका बोरॉन के रूप में, तो और एका बोरॉन का स्थान लिया दोस्तों स्कैंडियम ने। एका बोरॉन का स्थान किसने लिया? ये लिया दोस्तों स्कैंडियम ने। और दोस्तों एक खाली जगह और छोड़ी, एक स्थान और छोड़ा रिक्त, ये छोड़ा दोस्तों आपके एका मैग्नीज। और दोस्तों इसका स्थान लिया आपके टेक्नीशियम ने। इसका स्थान किसने लिया? इसका स्थान लिया टीसी यानी टेक्नीशियम थे। तो हमें इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो ब ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो चार मैंने बताया दोस्तों, एक एका एल्युमिनियम, तो एका एल्युमिनियम का स्थान किसने लिया? ये लिया दोस्तों गैलियम ने। और दोस्तों एका सिलिकॉन का स्थान लिया आपके जर्मेनियम ने, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं गैलियम और जर्मेनियम। और दो तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया था, ये थे दोस्तों एका बोरॉन का स्थान लिया आपके स्कैंडियम ने, और एका मैग्नीज का स्थान लिया आपके टेक्नीशियम ने। तो इनको भी थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न है रूबिडियम, जिसका दोस्तों परमाणु क्रमांक है आपके 37 के लिए एन एल और एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों अगर कोषों की बात करें तो कोष होते हैं के, एल, एम, एन, ओ और दोस्तों पी। अब दोस्तों रूबिडियम का हमें परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? ये दे रखा है दोस्तों 37। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ये ज्ञात की जाती है दोस्तों 2n² से। यानी यहाँ पे n बराबर 1 होगा, यहाँ पे n बराबर 2 होगा एल कोष में, एम कोष में n बराबर 3 होगा, और n में होगा दोस्तों आपके 4 n बराबर, और O में होगा दोस्तों n बराबर आपके 5, और दोस्तों P में होगा n बराबर 6। अब इसको अगर सूत्र में रखेंगे, यानी n का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे 2 1² यानी 2 मल्टीप्लाई 1², तो ये आएगा दोस्तों आपके 2। यहाँ पर रखने पर आएगा दोस्तों आपके 8, और यहाँ पर रखने पर आएगा दोस्तों आपके 18। अब दोस्तों 18, 8 और दोस्तों 2 का योग करने पर आपके योग होता है दोस्तों 28। अब दोस्तों 28 इलेक्ट्रॉन तो के एल एम में भरे जा चुके हैं। अब दोस्तों हमारे पास कितने हैं परमाणु इसका रूबिडियम का दे रखा है हमें दोस्तों 37। दोस्तों 37 में से 28 तो भरे जा चुके हैं। अब पीछे कितने बचे? पीछे बचे दोस्तों आपके 37 में से 28 गए, तो ये बचे दोस्तों आपके 9। तो 9 में से दोस्तों n में आपके भरे जाएंगे 8 अधिकतम। n में कितने भरे जा सकते हैं? 8, और पीछे बचा 1, तो ये दोस्तों कुल योग हो जाता है आपके 37। यानी k में भरे जाएंगे दोस्तों 2, और l में भरे जाएंगे दोस्तों 8, m में भरे जाएंगे 18, और n में अधिकतम भरे जा सकते हैं 8, और पीछे जो 1 बचा वो भर जाएगा दोस्तों O कोष में। तो हमें पूछा है L और N कोष में, तो L कोष में कितना है दोस्तों 8, तो L कोष में होगा दोस्तों 8, और N कोष में कितना है दोस्तों
एन कोष में भी है दोस्तों आपके 8, तो 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये प्रदर्शित करेगा एल और एन कोष में। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि अच्छे से आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर किसी तत्व के बारे में पूछे तो इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, दिए गए तत्वों का कौन सा युग्म न्यूलैंड अष्टक नियम का पालन करता है। अब दोस्तों न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करें तो दोस्तों जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे तो उस समय तत्वों की संख्या थी दोस्तों 56। कितनी थी तत्वों की संख्या? 56। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि पहले तत्व के गुणधर्म जो दोस्तों 8वें तत्व के, यानी प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। और दोस्तों इन्होंने इसकी तुलना की संगीत से, यानी सारे गामा प ध नी सा, इससे दोस्तों इन्होंने इसकी तुलना की। यह आपने दोस्तों 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब दोस्तों इन तत्वों में से कौन सा नियम पालन करता है? अब दोस्तों पहले की बात करें तो सोडियम का है दोस्तों 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, और आर्गन का होगा दोस्तों आपकी 18। तो ये दोस्तों इनका अंतर 7 है, 8 नहीं है। तो ये तो आपके नहीं, न्यूलैंड का अष्टक नियम का पालन नहीं करता। अब दूसरे की बात करें, पहला तो नहीं करता दोस्तों, दूसरा है दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन का कितना है दोस्तों? कार्बन का होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है दोस्तों 7। तो ये दोस्तों एक अंतर है, तो ये ऑप्शन नंबर ब भी नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन की बात करें, यानी सोडियम और पोटेशियम का, तो सोडियम का होता है दोस्तों 11 और पोटेशियम का होता है दोस्तों 19। इनमें दोस्तों 8 का अंतर है, तो आपके स ऑप्शन सही हो जाएगा। और द की भी बात कर लेते हैं, फास्फोरस और सल्फर की। फास्फोरस का होता है दोस्तों 15 और ये होता है दोस्तों सल्फर का होता है 16। तो इनमें भी एक का अंतर है, तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं होगा। यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम का पालन कौन करता है? ये करता है सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर स दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। एक बार और बता देता हूं दोस्तों कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, और इसकी तुलना न्यूलैंड ने संगीत से की। चलते अब अगले और 10वें प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न है दोस्तों, कौन से सही कूट है? तो दोस्तों ये है दोस्तों आपके मैंडलिफ के दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अनुसार दोस्तों जो मैंडलिफ द्वारा खाली स्थान छोड़े गए थे उनके अनुसार कौन सा कथन है जो इनमें से सही है? तो दोस्तों अगर एका सिलिकॉन की बात करें तो दोस्तों एका सिलिकॉन के स्थान पर दोस्तों बेरिलियम को नहीं, ये रखा गया था आपके दोस्तों जर्मेनियम को। किसको रखा गया था एका सिलिकॉन के स्थान को आधुनिक आवर्त सारणी में? और दोस्तों उस समय उस तत्व की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मैंडलिफ ने इनके स्थान खाली रख दिए और इनके दोस्तों स्थान पर एका सिलिकॉन नाम दे दिया। तो एका सिलिकॉन पे वर्तमान में है दोस्तों आपके आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम, इसका स्थान ले लिया है दोस्तों जर्मेनियम में। अब दोस्तों एका एल्यूमिनियम की बात करें तो एका एल्यूमिनियम का स्थान ले लिया है गैलियम ने, तो ये तो आपके दोस्तों सही हो जाएगा। और दोस्तों तीसरे की बात करें एका मैग्नीज की, तो दोस्तों एका मैग्नीज का भी स्थान दोस्तों आपके ले लिया टेक्नीशियन ने, तो 3 नंबर भी दोस्तों आपके सही हो जाएगा। अगले की बात करें एका स्कैंडियम, तो एका स्कैंडियम तो था ही नहीं दोस्तों, एका बोरोन था। क्या था दोस्तों? एका बोरोन, जिसका स्थान लिया है दोस्तों आपके स्कैंडियम ने। तो 2 व 3 सही होगा। तो 2 व 3 किस ऑप्शन में है? ये आपके ऑप्शन नंबर अ में, ये किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर अ में। और ये किससे संबंधित प्रश्न है दोस्तों? ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित, यानी इन तत्वों का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में किन 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 ने लिया, तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा डॉबेरिनर त्रिक है? अब दोस्तों ये प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व आपको खुद को करना है। बता देता हूं कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या होता है। डॉबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार दोस्तों परमाणु को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तत्वों को जब परमाणु उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में रखा जाता है, तो दोस्तों बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य जो पास के जो परमाणु द्रव्यमान है उनके योग के औसत के दोस्तों बराबर होता है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसका मैं सही उत्तर बता देता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर स, यानी 1
और दोस्तों 4 में डॉबे-राइंडर त्रिक नियम लगता है, यानी फास्फोरस और दोस्तों एंटीमनी के दोस्तों परमाणु द्रव्यमान का औसत आप ज्ञात करोगे, यानी फास्फोरस के परमाणु द्रव्यमान और दोस्तों एंटीमनी के परमाणु द्रव्यमान का योग करके दोस्तों औसत का मतलब वह भाग दोगे 2 का। तो दोस्तों जब आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान के लगभग ये मान आएगा दोस्तों बराबर। अगर ये मान बराबर आता है तो ये डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम का पालन करते हैं, और बराबर नहीं आता है दोस्तों लगभग बराबर, बराबर का मतलब कह रहा हूं दोस्तों लगभग बराबर, बराबर आते हैं तो ये डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम का पालन करते हैं। जो दोस्तों हम पिछले प्रश्न में कौन सा प्रश्न था आप देखिएगा, उस प्रश्न में दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर बराबर आता है तो डॉबे-राइंडर का त्रिक नियम का पालन करता है, और अगर बराबर नहीं आता है दोस्तों तो डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम का पालन नहीं करता है। इसका सही उत्तर बता देता है दोस्तों 1 व 4 आपके डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम का पालन करेगा, तो इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। अब कैलकुलेशन है दोस्तों इसकी, तो अब कैलकुलेशन यहाँ पे करा सकता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद करिएगा। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न की ओर। अगला 12वां प्रश्न है दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु भार दे रखा है हमें 35.5 और आयोडीन का परमाणु भार दे रखा है दोस्तों 127। अब तो डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम के अनुसार ब्रोमीन का परमाणु भार होगा। अब दोस्तों इन तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखें तो ये होगा दोस्तों इनका क्रम, क्लोरीन, ब्रोमीन और दोस्तों आयोडीन, ये इनका क्रम होगा। अब दोस्तों क्लोरीन के और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का पहले तो योग कीजिए, डॉबे-राइंडर के त्रिक नियम के अनुसार इसको सॉल्व करना है, और ये हमें दोस्तों परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान देर का ये है दोस्तों आपके 35.5, योग करना है दोस्तों 127 से, और भाग देना है दोस्तों 2 से, यानी इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसका औसत आएगा दोस्तों आपके 81.25। कितना आएगा औसत? 81.25। बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉबे-राइंडर का त्रिक नियम। इसके दोस्तों हम 3 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान भी दीजिएगा आप। तो हमारे कितना आ गया दोस्तों, ब्रोमीन का परमाणु भार ये आ गया दोस्तों 81.25 यानी 81.25। तो ये कैलकुलेशन थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, और पिछला प्रश्न बताया दोस्तों उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस आपको एग्जाम में सफलता के लिए प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये डॉबे-राइंडर का त्रिक नियम है। अब डॉबे-राइंडर का त्रिक नियम एक बार और बता रहा हूँ कि क्या होता है। जब दोस्तों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाता है, जो दोस्तों तो पास पास के जो तत्व होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान के योग का दोस्तों औसत जो बीच वाला तत्व होगा उसके दोस्तों नियरली इक्वल्स टू होता है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, और इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन नंबर स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, दुर्लभ मृदा धातु नाम संबंधित है। अब दोस्तों दुर्लभ मृदा धातु यानी दोस्तों रेयर अर्थ मेटल, जिनकी दोस्तों बहुत कम उपलब्धता है, उनको कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातु। और ये दोस्तों अब बात करें दोस्तों तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों आपके केवल लेंथेनाइट्स। ये क्या होते हैं? लेंथेनाइट्स, और इनको कहा जाता है दोस्तों अंत संक्रमण तत्व। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अंत संक्रमण तत्व। और ये दोस्तों परमाणु संख्या 57 से 71 तक होते हैं, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 15। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ये नाम किससे, दुर्लभ मृदा धातु किससे है दोस्तों? तो ये है केवल लेंथेनाइट से। ये लेंथेनाइट है दोस्तों आप यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले 14वें प्रश्न की ओर। अगला 14 प्रश्न दोस्तों, 15, 33 और 51 परमाणु क्रमांक निम्न परिवार को प्रदर्शित करते हैं। तो 15 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? आपके आता है फास्फोरस, और 33 पे आता है दोस्तों आपके आर्सेनिक, और 51 पे आता है दोस्तों आपके एंटीमनी। तो ये कौन से परिवार के सदस्य है? तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के सदस्य। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, जिनका हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है, ये कौन से परिवार के सदस्य हैं? तो ये है दोस्तों आपके नाइट्रोजन परिवार के सदस्य। चलते हैं अब अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों परमाणु क्रमांक आधार है। तो परमाणु क्रमांक तो आधार है दोस्तों मेडलिफ की आधुनिक आवर्त सारणी से। तो
पहला दे रखा है दोस्तों लोथरमेयर, जो नहीं होगा। न्यूलैंड अष्टक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू होता है, ये भी। और आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये आपके सही है। डोबेनेट नियम, ये भी कुछ तत्वों पर लागू होता है, तो ये भी नहीं होगा। और अंत में दे रखा है आवर्त सारणी के द्विध्रुव, तो ये भी होगा आपके सही, यानी 3 और दोस्तों 5 नंबर सही होगा। 3 और 5 किस में दे रखा है? ये दे रखा है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ब में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके केमिस्ट्री के 15 प्रश्न। और दोस्तों और भाग आएंगे जिसमें हम आवर्त सारणी के दोस्तों 40 से लगभग 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों केमिस्ट्री के हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को पढ़ेंगे और एग्जाम तक आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनके जितने भी प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको दोस्तों आपके एग्जाम तक पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में स्थित बेल आइकन को दबाइएगा ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए ये प्रश्न आपके होने वाली लैब असिस्टेंट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।